चलो इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे डेटा से करते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। पेरिस में हाल ही में खत्म हुए ओलंपिक्स ने ये प्रूव किया कि इंडिया को एक मेडल दिलाने वाले एथलीट 23 करोड़ 41,51,666 लोगों में से सिर्फ एक होता है। 2024 ओलंपिक्स की मेडल टेली में टॉप 2 कंट्रीज यानी यूएसए और चाइना की बात करें तो यूएसए को जहां 26,65,819 लोगों में से एक ओलंपिक मेडलिस्ट मिलता है, वहीं लगभग इंडिया के बराबर पॉपुलेशन वाले चाइना को भी 1,54,90,879 लोगों में से एक ओलंपिक मेडलिस्ट मिल ही जाता है। तो क्या भारत के पास वर्ल्ड क्लास एथलीट्स नहीं है जो भारत को ओलंपिक्स के पोडियम पर खड़ा कर सकें? अब जब 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया था, तो गवर्नमेंट से लेकर इंडिया की पॉपुलेशन तक को ये उम्मीद थी कि अगले ओलंपिक्स में इंडियन एथलीट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देते हुए पहली बार डबल डिजिट के आंकड़ों को छुएंगे। यहाँ तक कि भारत सरकार इंडियन एथलीट्स से एटलीस्ट 15 मेडल्स एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट इंडिया सिर्फ 6 मेडल्स ही जीत पाया, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल शामिल था और गोल्ड एक भी नहीं। अब ऐसे में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इंडिया में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इंडियंस हर बार ओलंपिक्स में फेल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडल्स। आखिर क्यों इंडियन एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की झड़ी लगा देते हैं, वो ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाते? और आखिर इंडियन एथलीट्स के इस डिसमिसल परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, एथलीट्स, सरकार या भारत के लोग? देखो, कुछ रीजंस तो आपने सबके मुंह से सुने होंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सरकार खिलाड़ियों पे पैसा खर्च नहीं करती, स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं होता, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में इस सिक्के का एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। आज हम उसी पहलू पर चर्चा करते हुए यह समझने की कोशिश करें कि व्हाई इंडिया फेल्स एट ओलंपिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सभी रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन है ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स मैक्सिमम मेडल्स ऑफर करते हैं वहां पर इंडियन एथलीट्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। चलिए इसको एक डिफरेंट स्पोर्ट्स के एग्जांपल से समझते हैं। पहला स्पोर्ट्स है स्विमिंग, और इस अकेले स्पोर्ट्स के पेरिस ओलंपिक्स में 36 इवेंट्स हुए और टोटल 111 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। स्विमिंग में अमेरिका के 56, ऑस्ट्रेलिया के 46, फ्रांस के 41 और जापान के 38 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जबकि इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 एथलीट्स ही पेरिस ओलंपिक्स के स्विमिंग इवेंट्स में अपनी जगह बना पाए। इसके 11 मेडल्स में से 28 मेडल्स अमेरिका ने, 19 मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ने, 7 मेडल्स फ्रांस ने और 12 मेडल चाइना ने जीते। दूसरा स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स, जिसके पेरिस ओलंपिक्स में 46 इवेंट्स हुए, जिसमें कुल मिलाकर 145 मेडल्स के लिए फाइट हुई। इन 145 मेडल्स के लिए अमेरिका के जहां 120, फ्रांस के 90, ऑस्ट्रेलिया के 75 और जापान के 49 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, वहीं इंडिया की तरफ से सिर्फ 20 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इन 20 एथलीट्स में सिर्फ एक एथलीट ही मेडल जीत पाया, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने 145 में से 34 मेडल्स अपने नाम कर लिए, जबकि केन्या ने 11, ग्रेट ब्रिटेन ने 10 और ऑस्ट्रेलिया ने 7 मेडल्स जीते। तीसरा स्पोर्ट्स है जिम्नास्टिक, जिसके टोटल 18 इवेंट्स हुए और 55 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसमें भी अमेरिका के 13, फ्रांस के 14, ऑस्ट्रेलिया के 13 और जापान के 11 सीड्स ने पार्टिसिपेट किया, जबकि इंडिया की तरफ से एक भी एथलीट जिम्नास्टिक्स में अपनी जगह नहीं बना पाया। मेडल्स की बात करें तो 12 मेडल्स तो अकेले चाइना ने जीत लिए, जबकि अमेरिका ने 9 और जापान ने 4 मेडल्स अपने नाम किए। यानी यहाँ पर समझा जा सकता है कि इंडिया का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम मेडल्स ऑफर करने वाले स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान जैसी कंट्रीज ना सिर्फ इन स्पोर्ट्स के इवेंट्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं, बल्कि इनमें से मैक्सिमम मेडल्स जीतकर मेडल टेली में आगे निकल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल एथलीट्स की भी बात करें तो इंडिया से जो एथलीट्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर बहुत कम है। एक तरफ जहां अमेरिका के 594, फ्रांस के 572 और ऑस्ट्रेलिया के 460 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, वहीं इंडिया के सिर्फ 117 एथलीट्स ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए थे, और ये नंबर टोक्यो ओलंपिक्स के 119 एथलीट्स से भी कम था। अब पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स का नंबर कम क्यों है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन अब बात करते हैं ऐसे रीजंस की जिसका ओपनली डिस्कशन नहीं होता। ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को काफी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज ने डोमिनेट कर रखा है। यही रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज और उनके एथलीट्स को कई मौकों पर फेवर किया जाता है, जबकि इंडिया और एशिया के गेम्स और एथलीट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा।
आपको याद होगा एक समय था जब हॉकी के स्पोर्ट्स में इंडियन टीम और एशिया की टीम डोमिनेट करती थी, क्योंकि उस टाइम पर हॉकी मिट्टी के ग्राउंड पर खेली जाती थी। ऐसे ग्राउंड पर बॉल स्लो होता है और इसमें एथलीट्स की तकनीक काम आती है। 1928 के बाद से इंडिया हॉकी में ऑलमोस्ट अनबीटेबल हो गया था और इंडिया ने 1928 से लेकर 1956 तक हर ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता। फिर 1960 का सिल्वर मेडल, 1964 का गोल्ड मेडल और 1980 का गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। लेकिन तभी हॉकी के रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि हॉकी अब एस्ट्रोटर्फ पर खेली जाएगी, ना कि मिट्टी के ग्राउंड पर। एस्ट्रोटर्फ पे बॉल का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें प्लेयर्स की ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं आती। फास्ट गेम यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा सूट करता था, जबकि इंडियन और एशियन कंट्रीज स्किल्स बेस्ड गेम खेलती थी। यही नहीं, जब हॉकी को एस्ट्रोटर्फ पर कराने का फैसला लिया गया, उसी टाइम इंडिया के पास इतना बजट और रिसोर्सेज नहीं था कि इंडिया एस्ट्रोटर्फ अफोर्ड कर सके। यही रीज़न था कि इंडिया एस्ट्रोटर्फ के साथ क्विकली अडाप्ट नहीं कर पाया और यहीं से शुरू हुआ इंडियन हॉकी का डाउनफॉल। और 1980 के बाद इंडिया को अगला मेडल जीतने के लिए 40 साल लग गए, जब टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप गौर करेंगे तो हर साल ओलंपिक्स में कुछ नए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और कुछ स्पोर्ट्स को रिमूव भी किया जाता है। इसमें ऐसे स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन जल्दी हो जाता है जिसमें यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के मेडल जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरिस ओलंपिक्स में ब्रेक डांसिंग को एज ए स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि एशियन कंट्रीज सालों से ओलंपिक्स में कबड्डी और क्रिकेट जैसे गेम्स को इंट्रोड्यूस करने की डिमांड कर रही है। लेकिन इन गेम्स के इंट्रोडक्शन को लेकर कोई चर्चा नहीं होती और वेस्टर्न कंट्रीज इस तरीके के गेम्स को इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ रहती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल पॉइंट सिस्टम और रेफरीज को लेकर है। बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक जैसे गेम्स में पॉइंट देने का सिस्टम काफी वियर्डली काम करता है। एग्जाम्पल के लिए बॉक्सिंग में टोटल 5 जजेस होते हैं और हर राउंड के बाद जजेस ये डिसाइड करते हैं कि किस बॉक्सर ने बेटर फाइट की है और उस हिसाब से अपने स्कोर्स देते हैं। लेकिन इस पॉइंट सिस्टम में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि भले ही एक बॉक्सर ने ज़्यादा पंचेस मारे हों, लेकिन अगर जज को लगता है कि दूसरे बॉक्सर ने अच्छा फाइट किया तो वो उसके फेवर में पॉइंट दे सकता है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के बॉक्सर निशान देव के साथ देखने को मिला। मैच के बाद एक्सपर्ट्स ने बताया कि निशान देव ज्यादा बेहतर खेल रहे थे और उनके ज्यादा पंचेस लैंड हुए, लेकिन इसके बावजूद रेफरीज ने ऑपोजिट बॉक्सर के फेवर में रूलिंग दी और निशान देव मेडल से चूक गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी समय तक मुद्दा गर्म रहा, क्योंकि असल में जजेस ने निशान देव का मेडल उनसे छीना था। ऐसे गेम्स में अक्सर इंडियन और एशियन एथलीट्स को रेफरीज की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और ये बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों इंडिया कई बार ओलंपिक्स में अपने वेल डिजर्व मेडल्स को भी नहीं जीत पाता। इंडिया के मेडल्स ना जीत पाने का बहुत बड़ा रीजन इंडिया का स्पोर्ट्स कल्चर भी है। बचपन से ही हमें एक लाइन सिखा दी जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यानी असल में ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स स्पोर्ट्स को सिर्फ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह देखते हैं, ना कि फुल टाइम प्रोफेशन की तरह। इसी रीजन की वजह से बचपन से ही बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर ना इंटरेस्ट डेवलप होता है और ना ही एक डेडिकेशन। लिमिटेड बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसी लिमिटेड लोड से इंडिया के ओलंपियंस निकलते हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जाता है कि इंडिया में लोग स्पोर्ट्स कोटा से जॉब पाने के लिए खेलते हैं। कई केसेस में एथलीट्स का एम होता है कि वो एटलीस्ट एक बार नेशनल खेल ले ताकि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाए, और एक बार जॉब मिलने के बाद वो अपने स्पोर्ट्स को आगे सीरियसली परस्यू नहीं करते हैं। इसके अलावा इंडिया के एथलीट्स में ओलंपिक जैसे लेवल पर मेडल जीतने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, उस विनर माइंडसेट की भी कमी है। उसेन बोल्ट वर्ल्ड में बेस्ट थे क्योंकि उनके पास विनर बनने का माइंडसेट था और उसी माइंडसेट के बेसिस पर वो अपनी ट्रेनिंग करते थे और फाइनली ओलंपिक्स में पूरी दुनिया फतेह कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ माइनर माइंडसेट इंडिया के स्पोर्ट्स आइकन नीरज चोपड़ा का भी है, जो ना सिर्फ हर छोटे बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि हर कंपटीशन में उनका एम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होता है। इवन उनके माइंडसेट का एक बहुत बड़ा पहलू इस चीज से भी देखने को मिलता है कि पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बावजूद वापस आते ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग तुरंत शुरू कर दी और अगले कंपटीशन में सिल्वर मेडल भी जीता। जब तक इस तरीके का माइंडसेट इंडिया के एथलीट्स में डेवलप नहीं होगा, तब तक हम एक ओलंपिक्स में 15 to 20 मेडल जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जो ओलंपिक्स में इंडिया की खराब परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, जिसकी वजह से इंडिया में रहकर एथलीट्स के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेना इम्पॉसिबल हो जाता है।
यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके अंदर कुछ एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के लिए फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन कोचेस के अंडर भेजा जाता है। लेकिन क्या यह फैसिलिटी इंडिया के हर एथलीट को मिल पाती है? बिल्कुल नहीं। अगर फॉरेन कंट्रीज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में भी डेवलप हो जाए, हजारों एथलीट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ले पाएंगे। इसकी वजह से ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बल्कि ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन का नंबर भी बढ़ जाएगा। एक और रीज़न है कि इंडिया में ग्रास रूट डेवलपमेंट की कमी है। अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो वहाँ छोटी उम्र में ही स्कूल से ही बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। यानी ग्रास रूट से ही एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके डेवलप किया जाता है। इसकी वजह से चाइना के पास टैलेंट का बहुत बड़ा पूल मौजूद है, जिसे हर साल नोरिश करके वो नए नए ओलंपिक्स मेडलिस्ट प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इस तरीके के टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी तरह कोई टैलेंट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी की वजह से सामने आ गया तो वो एथलीट बन जाता है, पर अगर उसे प्रॉपर एक्सपोजर और ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो एथलीट भीड़ में कहीं खो जाता है। इंडिया जब इन सभी रीजंस को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाएगा, तभी हम ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने के और अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ कॉम्पीट करने के सपने को पूरा कर पाएंगे। आपके हिसाब से इंडिया के ओलंपिक्स में फेलियर के पीछे और क्या रीजंस हो सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।